अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, IVF के ऊपर मैं दोबारा से आता हूँ, इसका सक्सेस रेट कितना है अगर हम पाकिस्तान में स्पेशली हमारे लाहौर अच्छा, की या इससे पहले कि हम IVF की बात हम कर रहे थे तो टेस्ट ट्यूब बेबी IVF की बात हो गई, तो ये भी मैं बताता चलूँ कि इसके अंदर हमने लेटेस्ट जो प्रोजेक्ट शुरू किया है वो है जेंडर चॉइस, कि आपको बेटा चाहिए या बेटी चाहिए। अच्छा, ये भी चॉइस आ गई, अब ये चॉइस भी आ गई है और काफ़ी सक्सेसफुल है। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, टेक्नोलॉजी के कमाल के है ना, ये भी टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो ये नियरली 100% है। अगर आप 100% रिजल्ट, लेट्स से कि एक कपल आता है हमारे पास, उसकी 3 बेटियाँ हैं या 4 बेटियाँ हैं, तो उनको बेटी की ख्वाहिश है, तो ये टेक्नोलॉजी IVF के थ्रू ही ये आ चुकी है कि उनको बेटा चाहिए तो हम उनको बेटा दे सकते हैं। और हमारी सोसाइटी में ज़्यादा बेटे वाले आते हैं, लेकिन कभी कभार बेटी वाले भी आ जाते हैं कि उनके अगर 3 बेटे हैं या 4 बेटे हैं, वो कहते हैं जी हमें बेटी की बड़ी ख्वाहिश है, तो वो करने के लिए, लेकिन जाहिर है कि वो कम है। लेकिन ऐसा कोई कपल आ जाए कि हमें बेटी की ख्वाहिश है, तो मैं अपने पूरे स्टाफ को बुला लेता हूँ, मैं कहता हूँ हार लेके आए, इनको हार पहनाएं ताकि कोई बेटी वाला भी कोई आए। लेकिन कभी कभार ऐसे लोग भी आते हैं, अजीम लोग होते हैं जी, ये तो अगर तो बेटी तो रहमत है वैसे मेरे ख्याल से तो इस टेक्नोलॉजी में ट्विंस भी आप ऐड कर, भी हैं। ट्विंस तो भी ये हैं। जेंडर चॉइस जो है अमेजिंग आज तो बातें वाकई जो बातें हो रही है अमेजिंग हो रही है। तो जेंडर चॉइस का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, वो भी हम कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि जो कब करना चाहिए IVF, उसका सक्सेस रेट क्या है। इसमें शुरू में हमारी सोसाइटी के अंदर मेल जो है अपने टेस्ट नहीं कराता था, अभी भी वो बुरा समझता है, वो कहता है जी मैं अगर फिजिकली ठीक हूँ तो मैं ठीक हूँ। वेयर एज मेरा पैगाम सब व्यूअर्स को ये है कि फिजिकली ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी फर्टिलिटी भी ठीक है, कि आप जो है वो फर्टिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ठीक हैं। ये दोनों फ़र्क चीज़ें हैं। फिज़िकल हेल्दी होना और चीज़ है, और आपके स्पर्म के अंदर जो फर्टिलिटी है वो एक फ़र्क चीज़ है। सो बेशक आप हेल्दी हैं और अपना देखो, सबसे पहले मेरा अपना ख्याल यह है कि शादी को अगर 1-2 साल या 3 साल हो गए हैं तो मर्द को अपना टेस्ट कराना चाहिए। उसकी रीज़न ये है, मर्द का एक सिंपल टेस्ट, सीमन टेस्ट जिसको हम मनी का टेस्ट कहते हैं, उसमें बेशुमार हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वेयरएज फीमेल पार्टनर की कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी तक पहुंचने के लिए हमें कई टेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है, और बाज़ बात छोटा मोटा ऑपरेशन भी करना पड़ता है सिर्फ वजह मालूम करने के लिए। सो मेरा अपना ख्याल ये है कि सबसे पहले मर्द को अपना टेस्ट कराना चाहिए। और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी होगी कि हमारी सोसाइटी के अंदर अब ये अवेयरनेस क्रिएट हो चुकी है। अब बहुत कम लोग ऐसे मौजूद हैं हमारी सोसाइटी में, ख़ास तौर पे हम पंजाब में काम करते हैं, तो पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि पंजाब में अब मर्द बहुत ही कम नज़र आते हैं कि जो अपना टेस्ट नहीं कराते, बल्कि शुरुआत ही यही से होती है, टेस्ट अपना मर्द कराते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। तो जो मर्द सुन रहे हैं जो अभी भी घबराते हैं अपना टेस्ट कराने के लिए, तो उनको मेरा मैसेज ये है कि आजकल मेडिकल साइंस चूँकि इतनी एडवांस हो गई है, अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता भी है, अगर हम पिकअप करते हैं तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस ज़माने चले गए कि मर्द के अगर स्पर्म में प्रॉब्लम है तो उसका इलाज ही कोई नहीं था, वो लाइलाज समझा जाता था। उस ज़माने में घबराहट शायद थोड़ी बहुत वो जायज़ थी। आजकल ये घबराहट या इस चीज़ से इनकार कि मैंने अपना टेस्ट नहीं कराना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ का इलाज जो है ना वो मौजूद है। तो मर्दों को भी अपना टेस्ट करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में, जो कि हमारे यहाँ देखा जाए मेल जो गायनोकोलॉजिस्ट है ना, फीमेल ज़्यादा तो थोड़ा सा एजिटेट फील करती है उनके पास जाने में। एक हमारा यानी कि यहाँ का माशरती थोड़ा सा समाजी ऐसा है सिस्टम। तो आप कितने नंबर पर आते हैं, या पाकिस्तान में अगर हम दादोशुमार से बात करें तो पाकिस्तान में कितने मेल गायनोकोलॉजिस्ट होंगे? ये पाकिस्तान में जो रेशियो वाइज देखें तो मेरा ख्याल में कि ये 1% से भी कम है, शायद 0.5% के करीब मेल गायनोकोलॉजिस्ट हों। अच्छा, तो देखें मरीज़ मेल गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाने से घबराता है, तो उसमें मैं थोड़ी सी वजाहत कर जी प्लीज़। पहली बात तो ये है कि हमारे लेवल पे जो मरीज़ हमारे पास आता है तो वो घर से सोच के आता है कि जी मैं अपने फ़लाँ प्रॉब्लम के लिए जा रहा हूँ, और वह तहकीक करके आता है कि जी इस फील्ड के अंदर क्या वाकई ये एक्सपर्ट हैं। अगर वो एक दफ़ा ये तय कर लें कि जो मैं जिस बंदे के पास जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू द राइट पर्सन, और इस फील्ड में ये एक्सपर्ट हैं, तो फिर कोई हेजिटेशन वगैरह नहीं है।
जो लोग अभी भी मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से हेजिटेट कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा पैगाम ये है कि वो ज़माना गुज़र गया कि जब ये अल्ट्रासाउंड और मेडिकल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इतनी एडवांस नहीं थी, तो हर मरीज़ को इंटरनल चेकअप करने की ज़रूरत पड़ती थी। अब आप चाहे मेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं चाहे फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इंटरनल चेकअप की ज़रूरत बहुत ही कम मरीज़ों में पड़ती है। आम तौर पे चूँकि अल्ट्रासाउंड के साथ इतनी इंफॉर्मेशन मैं अगर आज से कोई 20-30 साल पुराना देखूं तो आज का अल्ट्रासाउंड इतना एडवांस हो चुका हुआ है, उससे जितनी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं उतनी शायद फिजिकल चेकअप से भी ना मिले, यानी वो काफ़ी होती है। वो काफ़ी होती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अगर मेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने से कोई मरीज़ घबरा रहा है तो वो ये समझ रहा है शायद कि जाते ही मेरा कोई इंटरनल चेकअप किया जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा कतई नहीं है। क्योंकि मेडिकल साइंस अब इतनी, जिससे मैंने कहा, एडवांस हो गई है। इमेजेस टेक्निक जो है, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स इतनी आ गई हैं कि इंटरनल चेकअप की आमतौर पे ज़रूरत नहीं पड़ती, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई रेयरली ज़रूरत पड़ भी जाती है, अगर रेयरली कोई ज़रूरत पड़ भी जाती है, तो हर मेल गायनेकोलॉजिस्ट ने अपने साथ एक लेडी डॉक्टर असिस्टेंट रखी हुई है, बिल्कुल ठीक। तो वो इंटरनल चेकअप के लिए वो लेडी डॉक्टर चेकअप कर लेती है। मैं बेशुमार बहुत सीनियर और बहुत बिजी गायनेकोलॉजिस्ट को जानता हूँ, बहुत सीनियर और बिजी गायनेकोलॉजिस्ट को जानता हूँ कि जिनके पास कोई फीमेल असिस्टेंट भी नहीं है, लेकिन आज तक कभी किसी मरीज़ को कहते हैं मेरी तो ज़रूरत ही नहीं कभी पड़ी कि चेकअप करने की। सो चीज़ें उसके बगैर ही आपका डायग्नोसिस भी हो जाता है, आपका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। सो वो ज़माने चले गए कि जब मरीज़ ये घबराए कि जी, या उसके फैमिली मेम्बर्स ये घबराएं कि जी वो मेल के पास जाएंगे तो चेकअप की ज़रूरत आमतौर पे आजकल नहीं होती। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद मुझे वहाब साहब की तरफ जाना है। अच्छा, वो ये है कि ये जो बांझपन है, आपके पास तो पूरी रिसर्च भी है, इसके फिगर्स भी होंगे, ये ख़वातीन में ज़्यादा है आजकल के यानी कि मर्दों में ज़्यादा है, और इसकी मेन कॉज क्या आजकल के जिस तरह का माशी दौर है उसमें आ रही है? देखिए, बात यह है कि आप अगर टेक्स्ट बुक को फॉलो करें तो उस पर लिखा हुआ है कि अगर 100 कपल्स आप देख रहे हैं, इनफर्टाइल कपल्स 100 देखते हैं, तो उसमें 30% ऐसे होंगे जिनमें फ़ीमेल में प्रॉब्लम आएगा, फीमेल में 30% ऐसे होंगे जिनमें मेल में प्रॉब्लम आएगा, और 30% आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आया, कि यानी जिसमें हम कहते हैं 60 to 40 का है गैप। नहीं 30 नहीं 30% ऐसे हैं जिनमें मेल नॉर्मल है, सिर्फ फीमेल में प्रॉब्लम है। ओके। 30% ऐसे हैं जिनमें दूसरा पार्टनर नॉर्मल है, सिर्फ मेल में प्रॉब्लम आ रहा है, 60 हो गए। 30% ऐसे हैं कपल जिनमें हस्बैंड में भी कुछ फॉल्ट आ रहा है, वाइफ में भी कुछ फॉल्ट आ रहा है, 90 हो गए। 10% ऐसे हैं जिनमें हम इन्वेस्टिगेशन के बावजूद कोई फॉल्ट नहीं निकाल सकते। सो ये पुरानी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल में कॉजेज़ बराबर हैं। ठीक है, मेल भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना फीमेल है, लेकिन अब लेटेस्ट जो है रिसर्च ये कह रही है कि शायद मेल की रेशो बढ़ती जा रही है। उसकी रीज़न क्या है? मे बी ग्लोबल वार्मिंग है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, लाइफस्टाइल भी हो सकता है, लाइफस्टाइल, ओबिसिटी बढ़ गई है, स्मोकिंग बढ़ गई है, वेस्ट में अल्कोहल बढ़ गया है, भी कह सकते हैं हमारे, तो उसमें बेशुमार चीज़ें हैं जिस पे भी कंसेंसस साइंटिस्ट का नहीं हो सका, लेकिन बेशुमार वजूहात सामने आ रही हैं जिसमें मेल फैक्टर जो है वो बढ़ रहा है।